नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बीएमसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है और ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि मुंबई किसकी होगी इस चुनाव के बाद। इसी श्रृंखला को हमने शुरू किया है श्रेष्ठ भारत में और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय पे। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी हैं और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आज का हमारा विषय होगा कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, यानी महायुति बनी, सरकार में शामिल है अजित पवार की पार्टी, लेकिन जब बीएमसी चुनाव की घोषणा हुई तो मुंबई में बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना तो साथ में है, लेकिन एनसीपी अजित पवार की पार्टी क्यों नहीं है? ये एक सवाल है कि इसके पीछे की क्या सोच हो सकती है सर? देखिए, स्ट्रैटेजिकली मुंबई में पिछले चुनाव अगर देखें तो सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बीजेपी और सेना भी साथ नहीं थी, कांग्रेस और एनसीपी भी साथ नहीं थी, किन्हीं कारणों से, है ना। बड़ा अलग तरह का चुनाव पिछला वाला चुनाव था। ये चुनाव उससे हटकर है, नए कॉम्बिनेशन है, नए स्टेक पर बहुत कुछ है इस बार। पिछली बार उतना स्टेक नहीं था, इस बार स्टेक बहुत हाई है। बीजेपी के लिए शायद राष्ट्र के स्तर पर ये मुंबई पाना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसके लिए इतनी सारी खटाटोप जो हुई है, शिवसेना तोड़ी गई, एनसीपी तोड़ी गई, तो शिवसेना तोड़ने का प्रमुख मकसद ही मेरे ख्याल से मुंबई महानगर पालिका को अंततः हाथ में लेना है। मुंबई महानगर पालिका नहीं है, एक बड़ा राज्य है। 74,000 करोड़ का बजट, भाई साहब, किन राज्यों का है भारत में? एक बड़ा राज्य है मुंबई। मतलब ये कहना दुर्भाग्य से बोला नहीं जाता, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। शायद महाराष्ट्र में ये संवेदनशील मुद्दा है, पर मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन एक अलग राज्य का दर्जा, लगभग इतना हिस्सा उसका है कि वो अलग राज्य का दर्जा रखता है। तो उसको जो स्टेक है, एनसीपी साथ नहीं है और साथ नहीं रहेगी, ये दिख रहा है। शिवसेना ने भी कांग्रेस को रखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अब उसको गरज नहीं कांग्रेस की, उसको अपना मराठी वोट नहीं। यहाँ तो कांग्रेस अलग हुई है। हाँ। थोड़ा सा मैं कांग्रेस पे आने के पहले राष्ट्रवादी पर ही हम रहेंगे। हाँ। कि आपने कहा कि बीएमसी यानी मुंबई पर कब्जा करने के लिए ही शिवसेना को तोड़ा गया जी, और एनसीपी को भी कहीं न कहीं तोड़ा गया ताकि सत्ता बनी रहे बीजेपी की। कोई खास जी, लेकिन मिलीजुली एनसीपी भी मुंबई में, लेकिन जब वजह नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी कहीं न कहीं मदद ली गई। हाँ। लेकिन जब मुंबई की बात आई, हाँ, तो फिर अजित पवार की एनसीपी को अलग थलग कर दिया गया। हाँ। बात भी नहीं हो रही है उनसे, चर्चा भी नहीं हो रही है। हाँ। सिर्फ चर्चा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी में हो रही है। ऐसा क्यों? ये एक तरह से भेदभाव कहिए या क्या, ये कोई रणनीति के तहत हो रहा है? एनसीपी का मुंबई में कुछ है नहीं। हाँ, ठीक है ना। पिछली बार उनकी 6 सीटें चुन के आई थी, कुल 227 में 6 सीटें। वो 6 सीटें भी वो 6 लोग चुन के आए थे, एनसीपी चुन के नहीं आई थी किसी सीट पर। वो जो लोग हैं वो बरसों से चुन के आते रहे और मजबूत लोग हैं, वो 6 एनसीपी में बने हुए हैं, इसलिए वो एनसीपी चुन के आती है। एनसीपी का कुछ खास स्टेक नहीं है मुंबई में, ठीक है। वो लोग हैं जो अपनी सीटें चुन के आते हैं, वो एनसीपी में किन्हीं कारणों से बने हुए हैं, वो उतना है। तो एनसीपी बड़ा स्टेक नहीं है। स्टेक होल्डर इसमें 2 ही हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ इस लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच हो रही है, बाकी सब खिलाड़ी हैं छोटे, बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बस यही 2 खिलाड़ी हैं। पिछली बार ने दिखा दिया, दोनों अलग लड़े और दोनों अलग लड़े, एक 84 सीट, एक की 86 सीट, बचा क्या रह गया बाकी सब के लिए? बाकी सब वैसे ही धूलगर्दा है, समझिए एक तरह से। बिल्कुल, इनके साथ जुड़ करके जो ताकत बनेगी वही बनेगी। इनके साथ जो पार्टियां जुड़ेंगी वो जुड़ करके अपनी ताकत जोड़ेंगी। वही तो सवाल है कि आखिर में अपने साथ अजित पवार को क्यों नहीं रख रहे? शैलेंद्र जी, आपका क्या कहना, क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से अभी अनुराग जी ने बताया, हाँ, कि बीजेपी का मकसद ही है मुंबई महानगर पालिका का कब्जा करना। हाँ। लेकिन उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी अगर आप पकड़ेंगे तो इस समय के राजनीतिक हालात में एनसीपी ही दिख रही है, क्योंकि एनसीपी का मुंबई में उतना पकड़ नहीं है जितना होना चाहिए। पिछले महानगर पालिका चुनाव में जो 7 सीटें आई थी उसमें भी शरद पवार और अजित पवार साथ में थे, एक ही एनसीपी थी। इस बार 2 विभाग हो गया है। अब बीजेपी को और शिवसेना गठबंधन को राष्ट्रवादी की गरज भी नहीं है। उसके अलावा कुछ और समीकरण भी हैं, इनको रखना अब कमज़ोर कड़ी इसलिए भी है कि कुछ अभी आपने कल ही देखा, कुछ घटना हुई, एक मंत्री पर आरोप लगा, उससे पहले भी कुछ आरोप लगे थे, और नवाब मलिक का शामिल होना भी एनसीपी के लिए बीजेपी के साथ रहने में आपत्ति है, जिसको उन्होंने खुले तौर पर आशीष शेलार जी ने भी कहा है कि
वो रहेंगे तो हम गठबंधन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर सुप्रिया सुले जो हैं उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब संख्या बल की बात आती है तो नवाब मलिक का सिग्नेचर चलता है, लेकिन जब और उनकी बेटी यहाँ पर चलती है तो फिर नवाब मलिक क्यों नहीं चलते? तो ये क्या है, उनका ये जो आरोप है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसको आप धार्मिक कड़ी से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। और दागदार छवि जब हो जाती है किसी की, मैं किसी पे ऐसा नहीं बोल रहा कि दागदार हैं, लेकिन आरोप लग जाते हैं तो भाजपा उससे बचना चाहती है। इस समय एनसीपी पे कुछ दाग लगे हैं ज़रूर, और एनसीपी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, उनको साथ में रखने से नुकसान ही होना है भाजपा का। उनका नुकसान कैसे होगा कि 1+1 तो 2 होगा ना, जुड़ेगा। उन्हें कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी ना। अच्छा। उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो यहाँ उनकी अपनी सीटें छूटेंगी, चाहे शिंदे की छूटे चाहे उनकी। आप ध्यान रखिए, जब शिवसेना को तोड़कर सत्ता बनी, शिंदे साहब ने जब उन्हें समर्थन दिया, उन्होंने सत्ता बना ली तो उनकी सत्ता चल रही थी आराम से। लेकिन शरद पवार जब टूटे, उनकी पार्टी टूटी, तो अजीत पवार को केवल शामिल किया गया। उनकी ज़रूरत नहीं थी उस समय, पर्याप्त संख्या बल था उनके पास। उनका मकसद था शरद पवार को कमज़ोर करना, इसलिए अजीत पवार को साथ में लिया। बीएमसी चुनाव में ऐसी कोई मजबूरी अभी है नहीं, तो उन्हें दरकिनार कर दिया है उन्होंने। यानी ज़रूरत पड़ी तो साथ में ले लिया, नहीं ज़रूरत है तो, या फिर नुकसान हो रहा है तो बगल हटा दिया। लेकिन इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि एक मुद्दा नवाब मलिक का बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नवाब मलिक पे जिस तरह का मामला दर्ज है, जिस तरह का आरोप, हाँ, उसको मुद्दा बना के अजीत पवार को अलग रखा जा रहा है। लेकिन क्या यही बात है? पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने नवाब मलिक को समर्थन नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया था। उनकी बेटी को समर्थन दिया, बेटी चुन के भी। हाँ, है ना। अब अजीब है कि दो अगल बगल की सीटों पर लड़ रहे हैं, बाप को समर्थन नहीं दे रहे हैं। जो राजनेता है, बेटिया जो नई आई है उसको समर्थन दे रहे हैं, वो चुन के भी आ रही है। ठीक है ना। तो ये स्थिति, आप इसको जरा आकलन कीजिए स्थिति का, कि वो उनके लिए नवाब मलिक जो है, एक तो नवाब मलिक का जो वोट बैंक है वो मेनली मुस्लिम वोट बैंक है। बीजेपी कहीं से मुसलमानों को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, एक टिकट नहीं देना चाहती किसी मुसलमान को, और मुस्लिम प्रेमी के रूप में अपनी छवि बिल्कुल नहीं बनाना चाहती। उसको हार्ड हिटिंग, मुस्लिम हिटिंग उसके शायद बयान होंगे, हिंदुत्ववादी ज़्यादा फोर्स ऐसा आएगा और चुनाव उसी तरह लड़ा जाएगा। कल ही उसमें नीतीश राणे का बयान भी आया कि जो आई लव महादेव कहेगा वही वो शुरू हो जाएगा। अब वो शुरू हो जाएगा, वैसा कड़ा हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे कड़ा होगा, नवाब मलिक उसमें एक तकलीफ होते हैं, अपने आप में पीड़ा है एक उनके लिए। तो एनसीपी उनके लिए तकलीफ दे है, और एनसीपी नवाब मलिक ही है जो कुछ है अजीत पवार का, बाकी क्या है उनका, है ना, कुछ नहीं है। तो वो उनके लिए भी मजबूरी है। इतने कठिन समय अजीत पवार के साथ रहे हैं, अजीत पवार खुद इस युति में रहना चाहेंगे, उनको कुछ सीट मिलेंगी, उनको कुछ नया जगह मिलेगी, बेस मिलेगी बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी ने उनको अलग कर रखा। शिवसेना को अलग रखने की स्ट्रैटेजी थी पहले बीजेपी की, देखिए स्ट्रैटेजी बदली है बड़े। 2017 चुनाव नहीं, इस चुनाव में भी बीजेपी को शिवसेना को अलग लड़ाने की स्ट्रैटेजी लगभग तय हो गई थी। नहीं, लेकिन नगर पालिका चुनाव में इसी तरह हुआ है। अभी संपन्न हुआ बिल्कुल। उसमें शिवसेना को अलग लड़ाया गया है। इसके बाद दोनों के बीच बड़ी तीखी बयानबाजी हुई और भयानक तौर से टूट, और एकनाथ शिंदे को कई बार दिल्ली दौड़ करके शिकायत लेकर के गए। बराबर। तो उनको कहा गया या तो इकट्ठा रहो या ऐसे बयान बंद करो। उसकी झलक हमें एक भाषण में एकनाथ शिंदे ने चुपचाप बीजेपी का सरेंडर कर दिया है और मान लिया है, उसके अनुरूप हमको साथ रखो देवेंद्र हर हाल में। तो इस स्ट्रैटेजी बदली है। भाषण है जी वो लड़ाना नहीं चाहते। तो उनका बीजेपी का फायदा एकनाथ शिंदे के अलग लड़ने पे है। अगर वो शिवसेना के बेसिक वोट बैंक को तोड़ते हैं हर जगह, तो भले एकनाथ शिंदे बर्बाद हो जाएं, बीजेपी का बहुत फायदा हो रहा है। साथ लड़ने का उतना फायदा नहीं है एकनाथ शिंदे का जितना बाहर लड़ने का हो सकता है। तो फिर मुंबई में साथ में लेके तो लड़ रहे हैं। अब समझौता हो गया भाई साहब, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले 10 दिनों में समझौता हो गया है। हालात बदल गए हैं भाई साहब, हालात बदले हैं टेक्निकली, अब हालात बदले हैं, समझौता हो गया है। तो समझौता तो फायदे के लिए होता है ना कि नुकसान के लिए होता है? बीजेपी का फायदा, बीजेपी को मानना पड़ा ना जो बात, कुछ चीजें मतलब मुंबई में समझौते में 2 पक्ष होते हैं। समझौते में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, तब समझौता होता है। एकनाथ शिंदे को कहा गया चुपाई मार बैठो और कुछ मत बोलो, तुम्हारे बयान कुछ नहीं मिलेंगे, यूली सब्सिडरी और चुपचाप सब्सिडरी पोजीशन स्वीकारो। उन्होंने स्वीकारा है इस बात को, केवल इसलिए कि हमको साथ रखो, हमको साथ बने रहो। देखिए शिवसेना का बड़ा धड़ा, जब पिछले चुनाव में तो 82 लोग चुन के आए, लेकिन शिवसेना बढ़ते बढ़ते मन से तोड़ के 99 तक पहुंच गई थी। उस 99 में 55 लोग जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के पास।
है ना, 44 यहाँ रह गए हैं। एक स्थिति ऐसी है आज की डेट में। बड़ी शिवसेना अगर कहा जाए, अगर पुराने कॉर्पोरेटरों की गिनती करें तो वहाँ बड़ी शिवसेना है एक नाथ शिंदे की। तो एक नाथ शिंदे के पास पावर होना चाहिए ना, नेता गए भाई साहब, नेता है वो, शिवसेना है, शिवसेना के अगर तो उसको अलग लड़ना चाहिए भाई साहब। क्यों वो बीजेपी को साथ देगा? बीजेपी उसके मुकाबले क्या है? मतलब अगर शिवसेना की शाखा महायुति है ना, युति बनी है, सरकार में साथ में शामिल है, तो भाई साहब फिर नगर पालिका में क्यों अलग लड़े? युति थी तो अलग क्यों लड़े भाई साहब? नगर पालिका में अलग क्यों लड़े भाई? कोई युति नहीं भाई साहब, समझौते भाई साहब जैसे होते हैं रोज भाई साहब। आप ये वो समझौता, युति धर्म वगैरह वो सब पालन नहीं होता है ना भाई साहब। ये जब समझौता ये होता है कि सत्ता में बंटवारा होता है, समझौता इससे अधिक कुछ नहीं होता। सत्ता का बंटवारा अब हुआ है, तो ऐसे बंटवारे में नया रोल बना। एक सवाल यह है कि मुंबई के बीएमसी चुनाव में शिवसेना, एक नाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी एक साथ में है, इसमें किसकी मजबूरी है या किसकी जरूरत है? भाई साहब दोनों की समझौता हो गया है। हाँ। शिवसेना हालात ऐसे पूरे के पूरे एक नाथ शिंदे के सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल में आने से बॉयकॉट कर दिया था भाई साहब। सरकार पे बनाई थी, आप सरकार पे बनाई थी, यानी अजित पवार के बूते पे सरकार बन तो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर एक नाथ शिंदे कल अलग हो गए इस सरकार से तो सरकार के लिए तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। आप समझे, स्टेक बहुत बड़ा था। उन्होंने तो आखिरी मंत्रिमंडल में न जाए पूरी पार्टी भाई साहब। ऐसा कभी सुना भाई साहब आपने? मैंने तो नहीं सुना। आपने राजनीति 40 साल से राजनीति कवर कर रहा हूँ भाई साहब। जब ऐसा होता है तो टूट टाट अंतिम भाई साहब, अंतिम जो स्थितियां इधर जो हालात बदले हैं उस पर जरा आप गौर कीजिए, क्या क्या हुआ है स्टेक पर। ये जो है शिवसेना, बीजेपी ने शुरुआत से स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि एक नाथ शिंदे को अलग लड़ाया जाएगा, लेकिन एक नाथ शिंदे के कड़े रुख की वजह से और फिर बाद में शरणागत होने की वजह से बीजेपी ने उनको साथ ले लिया है। उनको बीजेपी उतनी ही सीटें देगी, अंत में ऑफर बहुत छोटा होगा। शिवसेना वाला हिस्सा बीजेपी जो हिस्सा देगी एक नाथ शिंदे के लिए, वो भी अभी पचाना जो है उतना आसान नहीं होगा जो बीजेपी हिस्सेदारी देगी उनको। वो अभी फिर उनको कुछ राउंड दिल्ली के और लगाने एक नाथ शिंदे को बाकी हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अभी सब कुछ हो ही गया है और समझौता हो ही गया, ऐसा है नहीं भाई साहब। अभी तो खेला शुरू हुआ है, ये खेला अभी चलेगा भाई साहब। ये रूठने मनाना ये सब काम जो है अभी भाई साहब चलने वाला है। युति अभी पक्की होनी बाकी है, पक्की हो जाएगी, ये बात पक्की है, लेकिन मतलब कुछ पूरा ड्रामा चलेगा। शिवसेना की जरूरत है शिंदे की यहाँ पे, तो साथ में रखा हुआ है। हाँ। अजित पवार की जरूरत नहीं है, उल्टे उनके आने से सीटें कम होगी। हाँ। तो उनको किसी न किसी बहाने बगल रखा हुआ है। बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है, वो बर्डन है। और बर्डन में देख रहा हूँ ये राज्य सरकार के गठन के बाद से ही शुरू हो गया, जब से वो आए। पहले धनंजय मुंडे के ऊपर आरोप लगा, उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे पर ही एक तरह से आरोप लगा हुआ है, तो उसमें गड़बड़ाए हुए माणिकराव कोकाटे यहाँ पे मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो लगातार ग्रहण जो है वो अजित पवार और उनकी पार्टी को ही लगातार लग रहा है इस पूरे महायुति में। भाई साहब ये तो पहले से ही खेला था ना। हाँ। आप बीजेपी को गौर कीजिए, पुराना इतिहास देखिए। बीजेपी ने कांग्रेस के किस मंत्री पर हमला किया भाई साहब? कांग्रेस के सब मंत्री स्वच्छ थे क्या भाई साहब? ऐसा तो नहीं था ना भाई साहब। बीजेपी ने बाकायदे कांग्रेस को अलग रख के सिर्फ और सिर्फ एनसीपी को टारगेट बनाया था। अजित पवार को टारगेट बनाया, जितने मंत्रियों को टारगेट बनाया, मुशर्रफ को टारगेट बनाया, मलिक नवाब को टारगेट बनाया। आप देखिए सारा टारगेट पिछले कार्यकाल का भी बीजेपी का टारगेट सिर्फ एनसीपी थी। आज भी एनसीपी भाई साहब है ना, वो समझौता सिर्फ एनसीपी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक नाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है बस। अच्छा। इससे अधिक उसका कोई ज़्यादा मायने बीजेपी के लिए एनसीपी के हैं नहीं। तो बीएमसी में भी अजित पवार को साथ में लेते तो कंट्रोल करना आसान होता है एक नाथ शिंदे को? नहीं लगता आपको? ऐसा है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया शिंदे को अलग करके चुनाव लड़ने का नगर पालिका में। अब इस साल अजित पवार को अलग करके वो पिंपरी चिंचवड़ में भी अलग लग रहा है। पुणे का देखिए, बम्बई के अलावा और भी चुनाव हो रहा है। पुणे बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के हिसाब से। तो वहाँ उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी कि हम अजित पवार को अलग कर रहे हैं, अलग लड़ेंगे। अजित पवार एक ताकत है, अजित पवार एक पुणे में ताकत है, उस ताकत को उन्होंने अलग कर दिया है। तो मतलब 1 और 2 स्पॉट दोनों हमारे पास रहे हैं। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं ये रणनीति पे काम करती है कि जो साथी जो है बहुत मजबूत है, तो दोनों अलग अलग होकर लड़ो। जी, एक तरह से नूरा कुश्ती चुनाव के बाद तो पूरा जो है ध्यान सबका दोनों की तरफ आ जाएगा। नहीं, वो दोनों आते हैं बाद में, सत्ता बनाने में आसान रहता है भाई। मतलब ये नूरा कुश्ती होती है। हाँ, ये तो नूरा कुश्ती है ही है। ये जो तीनों सरकार में रोज शामिल हैं, सारे निर्णय खुद कर रहे हैं, लाड़की बहन से लेकर सारी योजनाएं खुद को बता रहे हैं, तो भाई साहब नूरा कुश्ती होती है ना भाई साहब। कांग्रेस और एनसीपी ने ऐसी कम नूरा कुश्ती की क्या इसके पहले? रोज ही भाई साहब हम लोग
हम और आप पत्रकार रहे हैं उस कालखंड में, तो वैसे ये तो रोज की नूरा कुश्ती होती है ना, ये खेला है। कार्यकर्ता लोग उलझ जाते हैं इसमें कई बार, नेताओं को तो मिली भगत रहती है ऊपर जी, मैं एक सवाल है, तो क्या ये जनता समझ नहीं पाती है कि सरकार में साथ में है, यहाँ अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? जनता समझती बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन उसकी मजबूरी वो करे क्या? वोट तो इन्हीं लोगों में से देना है ना उनको, उनके पास कोई चॉइस नहीं है दूसरा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ के लोकल चुनाव में तो निर्दलीय काफ़ी अच्छे वोट पाते हैं, बहुत अच्छा वोट पाते हैं। भाजपा क्या कर रही है इस समय, बड़ा फूंक फूंक पे चल रही है और अपने जो सहयोगी दल है उनको एक सीमित सीमा में बांधने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपना ताकत बहुत नहीं बढ़ा पाए, और इसी क्रम में वो अजीत पवार को उन्होंने समेटा हुआ है। बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है एनसीपी का, तो उन्हें साथ में रख कर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही तो रामदास आठवले हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा आज वजूद दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनको तो हर बार युति में साथ में रखा जाता है, उनका झंडा भी लिया जाता है। बड़ा अजीब ढंग है भाई साहब, रामदास आठवले का वो कुछ नहीं दिया जाता, कांग्रेस और लेकिन साथ में रखा जाता है, उनका झंडा भी रहता है, झंडा केवल लगाया जाता है भाई साहब, उनको उम्मीदवार भी दिया जाता है, उनको कई बार सीटें ही नहीं दी जाती, सीट देके उम्मीदवार या एक आध जो ऐसी सीट दी जाती है जहां मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, वही नहीं अपना कैंडिडेट दिया जाता है। अमरजीत सिंह को दे दिया गया था विधानसभा चुनाव में, वो तो भाई साहब सीट भी दी, कैंडिडेट भी दे दिया। भाई साहब कैंडिडेट उनका बीजेपी का ही, अमरजीत सिंह कभी जीवन में आरपीआई जाने वाले नहीं है, बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, ठीक है, तो वो तो वहाँ जाने ही नहीं वाले। वहाँ तो उन्होंने खाली ये रहा, कई बार ये बड़ा भावुक मुद्दा है दलित समाज में, ये बड़ा भावुक मुद्दा हो जाता है। अगर समझिए रामदास आठवले को एक भी सीट नहीं दी तो बीजेपी के लिए, जो देना नहीं चाहती बीजेपी, देती नहीं है, तो नाम के लिए भाई साहब मेरा ही कैंडिडेट है, मैंने ही भेजा वहाँ और वो पार्टी से लड़ाया भाई साहब, ये तो भाई साहब ये तो बहुत ये संवेदनशीलता को संभालने के लिए किया। इसके पहले कांग्रेस और एनसीपी यही करती रही रामदास आठवले के साथ, जब उनके साथ यही नियम जो है अजीत पवार के साथ लागू नहीं होता। अजीत पवार के पास जो लोकल जो उनके जो स्ट्रक्चर है, आप समझे, उनका जैसा भी है एक स्ट्रक्चर जैसा है उनके पास, वो स्ट्रक्चर है उन्होंने बना के रखा है। रामदास आठवले के पास अजीत पवार से कहीं बड़ा स्ट्रक्चर मुंबई में था, अब नहीं रामदास आठवले के पास, लेकिन जो लड़ाई में मैदान में होता है वो स्ट्रक्चर उसके पास रहता है, जो मुद्दे लेके मुद्दे से खड़ी होती हैं पार्टियां। रामदास आठवले के पास पिछले 20 साल से कोई मुद्दा ही नहीं है, वो चुपाई मार अपना मंत्रिमंडल झेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन हर तो सरकार खत्म कर रहे हैं मंत्रिमंडल दिखाने के लिए। अब ज़्यादा दिखावन वाला काम रह गया है। रामदास आठवले की वो ताकत, जमीनी ताकत जो थी, और उनके पास कोई जाए किसी पार्टी में रामदास आठवले के मुझे कल राजनीति करनी है तो मैं रामदास आठवले के पास जाऊंगा क्या? उनके कैंडिडेचर मुझे नहीं मिलना, उनकी पार्टी को लड़ना नहीं है, कहीं बीच में किसी का खाली दूसरे का झंडा उठा के चलना है भाई साहब, तो उनकी पार्टी बचेगी भी कैसे? जो कुछ रह गए हैं रामदास आठवले के पास, उनके पुराने साथी हैं वही रह गए हैं, वो जो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं भाई साहब वो स्थिति को, और वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। लेकिन क्या करें, एक विचारधारा लेकर के चले थे किसी ज़माने में, आज वो बीजेपी में बड़े अपने घुटन महसूस कर रहे हैं कि नहीं, लगता तो नहीं कि घुटन महसूस कर रहे हैं, वो तो एकदम आनंद ले रहे हैं भाई साहब। एक मिनट, रामदास आठवले आनंद ले रहे हैं, उनके नीचे भाई साहब आप लोगों से मिले नहीं शायद, मैं अब नाम नहीं लूंगा, भाई साहब उनमें से बहुत मेरे मित्र भाई साहब उनके नीचे जो है ना भाई साहब, जितना स्ट्रक्चर उनका पार्टी का है उसमें सब रामदास आठवले जी मुझसे अच्छे संबंध है, उनके नीचे मेरे बहुत गहन संबंध है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है नीचे, पर क्या करें, चारा क्या भाई साहब, उनके पास भी कोई बहुत बड़ा आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दलित जो मानस है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है इस समय भाई साहब। जो 84 में जो खेला हुआ था, पिछली बार सारे दलित पार्टियां आई थी इकट्ठा और 4 MP चुन के गए थे महाराष्ट्र से, वो खेला जो है वो सब करना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब नेताओं का जो ये बंटवारा है और उनकी जो वो मैं कहूँ मनमानी है, वो दलित जनता के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है भाई साहब। नीचे कार्यकर्ताओं के लिए भी, कार्यकर्ता बहुत दलित राजनीति महाराष्ट्र में जितनी उन्नत है, उत्तर प्रदेश में सत्ता वत्ता आती हो, लेकिन उस तरह का उन्नत राजनीति नहीं है, बड़ी बौद्धिक किस्म की राजनीति है और बड़ी समझदारी भरी राजनीति है दलित राजनीति। उस दलित राजनीति में लोग फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो बौद्धिक वर्ग जो उसका क्षेत्र है वो भाई साहब वो दिखाई दे रहा है। समस्या रामदास आठवले जी के लिए भी आने वाले समय में अगर उन्होंने नहीं सुधारा तो उनके लिए भी समस्या खड़ी है भाई साहब, उनको इसको एड्रेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। वो दलित राजनीति में भाजपा के लिए एक सिंबॉलिक नेता है। हाँ,
आप ध्यान दीजिए, शरद पवार ने उनको शुरू से, जब वो कुछ भी नहीं थे, मंत्री नहीं थे, विधायक नहीं थे, शरद पवार ने जब चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था बिना चुनाव के। केवल 3 लोगों ने शपथ ली थी, शरद पवार जी ने, एक उनके मंत्री ने, और साथ में रामदास आठवले को उन्होंने मंत्री बनाया। तो बड़ा लोगों ने आश्चर्य किया कि इनको साथ में लेकर इन्होंने कैसा। उन्होंने दलित राजनीति की हवा निकाल दी थी उस समय, क्योंकि दलित के जितने नेता हैं सब एक संगठन बना लिया था उन्होंने। तो ये लगा था कि ये चुनौती के रूप में खड़ा हो गई। उसमें से उन्होंने, शरद पवार जी ने आठवले जी को निकाला था। उसके बाद वो लगातार मंत्री रहे, सत्ता बदलती रही, लेकिन राज्य में रामदास आठवले कैबिनेट में हमेशा मंत्री बने रहे। जब भाजपा की सत्ता आने वाली थी, उन्होंने तुरंत पासा पलटा, उन्होंने सीधा मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी मंत्री बने, पहली कैबिनेट में इन्हें मंत्री बनाया उन्होंने। तो और अभी तक है, बिल्कुल वो लगातार मंत्री बने हुए हैं। और उस समय जब बीएमसी चुनाव की हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कांग्रेस का मेयर बना था, कांग्रेस का मेयर बनना था उस समय। रामदास आठवले के कुछ नगर सेवक आए थे, तो उन्होंने चंद्रकांत हंडोरे को मुंबई का महापौर बनाया था। भाई साहब, ये थोड़ा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, है ना, थोड़ा मैंने वो आंखों से देखा, मैं बीएमसी कवर कर रहा था उन दिनों, वो आरपीआई में थे चेंबूर के। भाई साहब, हंडोरे को नहीं चुना था, उन्होंने एक दूसरा कैंडिडेट चुना था, एक टीचर को, हंडोरे को अलग रख करके। अच्छा। उन्होंने एक मामूली टीचर को, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, बेचारे, है ना, संसार में नहीं, वो टीचर को बना लिया उन्होंने कैंडिडेट, हंडोरे जी ने। और उनके तय हुआ कि पहला, वहाँ 5 साल का टर्म होता है, पहला टर्म रामदास आठवले जी को दिया जाएगा। सब बोल रहे थे ये झूठी है, युति झूठी है, ये है, लेकिन जो भी चुन के आएगा। तो एक टीचर महोदय थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया। बेचारे बहुत सीधे साधे सरल आदमी, हंडोरे को अलग रख करके, ऐसा लग रहा था हंडोरे को चुना जाएगा, नहीं, उन्होंने उनको चुना उसके ऊपर। किसने? रामदास आठवले ने। रामदास आठवले ने खुद? रामदास आठवले को महापौर चुनना था। उन्होंने एक मामूली आदमी को चुन लिया कि ये अब हमारे होंगे। उन्हें घोषणा हो गई, उस घोषणा में मैं साथ था, और हंडोरे जी मेरे साथ थे खड़े हुए, और हंडोरे जी आंख में आंसू लिए। मैंने उनको, वो मुंबई मराठी पत्रकार संघ से आंसू लेकर के उनको स्टेशन तक छोड़ा, अकेले बेचारे निकले वहाँ से, है ना। रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो अकेले निकले, और मैं उनको छोड़ने गया भाई साहब। मेरा बगल में ही दफ्तर था, छोड़ के उनको आया। इन्होंने और इनके मित्रों ने, रामदास आठवले के, हंडोरे के मित्रों ने, चेंबूर के पत्रकार समूह था वो, उन्होंने केस फाइल कर दिया। और वो टीचर थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था भाई साहब ने अपने टीचरी का, अच्छा, है ना। तो उस आधार पर उनकी नगर सेवकी ही उड़ा दी, और वो अनक्वालिफाइड कर दिए गए चुनाव के पहले ही। और तब आठवले जी ने मजबूरी में हंडोरे को अगला महापौर बनाया भाई साहब। अच्छा। जो लड़ करके अपनी चीज़ लेकर के आया, ठीक है, उनसे लड़ करके लेके आए। तो भाई साहब, वो डर रहता है दलित राजनीति में। ऐसा होता है कि जो एक बार MP MLA बन जाता है, वो अपना धड़ा खुद बना लेता है। बौद्धिक वर्ग है ना भाई साहब, बौद्धिक लड़ाई है यहाँ की। तो अपना धड़ा खुद, इस समय RPI के 10-15 धड़े हैं वैसे, जो एक बार 2-4 कॉरपोरेटर भी चुन के आए, उसका धड़ा बन गया। मुंबई में ऐसे कई कॉरपोरेटर चुन के आए जिन्होंने अपने धड़े बना लिए। तो ये चिंता रहती है कि मेरे नीचे जो है कुछ ज़्यादा पनपने ना पाए। तो ख़ास तौर पे आज तो कमजोरी की स्थिति है भाई साहब। तो मुझे लग रहा है कि ये भी इतने धड़े बढ़ गए हैं कि पूरी शक्ति, राजनीतिक शक्ति जानबूझ के भाई साहब वो ज़्यादा नीचे प्रमोट नहीं किया जाता भाई साहब, ये तो यही स्थिति कहीं ना कहीं NCP अजीत पवार की भी है कि मुंबई में साथ में नहीं लेंगे तो पनप नहीं पाएंगे, तो शक्ति नहीं, बस एक फ़र्क है भाई साहब, बहुत बड़ा फ़र्क है। दलित राजनीति, जैसे शिवसेना की शाखाएं सक्रिय हैं हर जगह, हर वार्ड में आज भी दलित शक्ति सक्रिय है। अच्छा, वो इकट्ठा नहीं है भाई साहब, लेकिन शिवसेना से कम बड़ी ताकत अगर इकट्ठा हो जाए दलित शक्ति आज की डेट में, तो शिवसेना के बराबर की ताकत मैं उसको देखता हूँ उसको। अच्छा। वो इकट्ठा नहीं होती, जब इकट्ठा हो जाए भाई साहब, है ना। बम्बई को बंद करने की ताकत सिर्फ शिवसेना की थी भाई साहब, बराबर। उसके बाद रिडल्स के मुद्दे पे दलित शक्ति ने बंद कर दिया भाई साहब, एक दिन मुंबई हिली नहीं भाई साहब। तो दलित शक्ति जब इकट्ठा आ जाती है तो दलित शक्ति बड़ी पावरफुल शक्ति है। दुर्भाग्य है कि उसको ना कांग्रेस NCP में के MBA में सम्मान मिल रहा है ठीक से, वहाँ भी 2-4 लोगों को जोड़ के रखते हैं, है ना, नाम की पार्टियाँ, टिकट देते समय पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। BJP या यहाँ पर भी भाई साहब, या शिवसेना में भी हर नारा लगता है, हर शिवसेना की नीति में नारा लगता है, शिव शक्ति, भीम शक्ति, सब विजय असो, ऐसे नारे लगते हैं भाई साहब, लेकिन सिर्फ नारे तक रहता है भाई साहब, ना वो कुछ देते हैं ना यहाँ कुछ देते हैं। दलित राजनीति में फिर अलग अलग, है ना, बाला साहब के, डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से
है ना, हम उनको बाला साहेब ही कहते हैं, है ना। वो अम्बेडकर जी जो हैं वो अपने, उनका अलग रहता है हमेशा, हमेशा वो अलग रास्ते चलते हैं, अलग रास्ता चुनते हैं और हमेशा अलग लड़ते हैं भाई साहब। लड़के क्या पा रहे हैं ये स्थिति नहीं है। आज की स्थिति में किसी के साथ समझौता करें तो ठीक है, इधर या उधर कहीं तो करें, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमेशा एक अलग झंडा लेकर के चलते हैं। शायद बौद्धिक ज़्यादा है, उनको ऐसा लगता है कि वैसा हो पाएगा। उनका जीवन भी ख़त्म हो रहा है, उनके परिवार में आनंद राज जी हैं, है ना, कई व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। वो व्यवस्था अभी भी जो है, आज भी स्टेक पर जो है वो एक ग्राउंड स्वेल बनाया जाता है। वो ग्राउंड स्वेल बनने की तैयारी, दलित पार्टियां तब इकट्ठी भी हुई थी तो क्यों इकट्ठी हुई थी मालूम है? कुछ दलित युवक आमरण अनशन पे बैठ गए थे कि तुम नहीं इकट्ठे होते हम मर जाएंगे, और बिल्कुल मरने पे आ गए थे भाई साहब। स्थिति मजबूरी में ऐसा ग्राउंड स्वेल बना, ऐसी गालियां पड़ी सारे दलित नेताओं को, उनको मतलब मजबूरी में, है ना, इकट्ठा आना पड़ा था। इकट्ठा आने पे ताकत हो गई। 4 दलित, उनके 4 उस पार्टी के आरपीआई एकत्रित जो बनी थी उसके 4 MP 48 में भाई साहब महाराष्ट्र में चुन के आए भाई साहब। तो ताकत बनती है, तो ताकत मुंबई में बहुत बड़ी ताकत दलित शक्ति की है। लेकिन इसीलिए कांग्रेस ने इतने बड़े चुनाव के समय एक दलित नेता को अपना मुखिया बना रखा है, वर्षाताई गायकवाड़ को। हाँ। इसी शक्ति को ध्यान में रखते हुए बना रखा है। और एकमात्र जो उन्होंने अपना MP चुन के आना था, उनकी ताकत ही नहीं रहेगी। हाँ। MP चुन के लाने की विधानसभा में उतनी ताकत ही नहीं है। एक ताकत बड़ी मुश्किल से बनी, तो उन्होंने पहले हंडोरे को विधान परिषद देने की कोशिश की, वो हार गए अंदरूनी मारपीट में, तो उनको राज्यसभा दे दी। ये दोनों मुंबई के हैं भाई साहब, दोनों नेता। 2 वरिष्ठ पद जो दिए गए वो मुंबई में दलित को दिए गए। कांग्रेस की नज़र दलित पर है, उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट साथ देंगे, ठीक है ना, इसके बदौलत वो लड़ लेंगे। उनको ये दोनों पे भरोसा है कि दोनों इकट्ठा रहेंगे। लेकिन लोकसभा में इसका फायदा मिला उनको, लोकसभा में इसका फायदा कांग्रेस को मिला था, लेकिन क्या महानगर पालिका में भी ये फायदा मिलेगा भाई साहब? ये यहाँ तो निचले, ये ये $1 मिलियन क्वेश्चन है भाई साहब, जिसको बोलते ना। ये सवाल शायद मेरे ख्याल से उद्धव जी इसका जवाब चाहते होंगे, फडणवीस जी इसका जवाब चाहते होंगे, सबको इसका जवाब है कि भाई साहब फायदा नुकसान कितना होगा, है ना। ये लड़ाई जो है वो बड़ी ऐसा है कि ये अभी टेस्टेड नहीं है ना, ये फॉर्मूला टेस्ट नहीं हुआ है अभी। लेकिन यही दोनों, जैसे हम चर्चा भले हमने अजित पवार से शुरू की, एनसीपी से दलित राजनीति पे आ गई, अब हम कांग्रेस पे आ गए। तो यही कांग्रेस जो है कि अगर जैसे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ लड़ रहे, मराठी शक्ति जो है, जो चाहते हैं कि मराठी अस्मिता की बात करते हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, तो अगर वो भी इन्हीं के साथ जुड़ते तो फायदा मिलता उनको ना। लेकिन वो तो उन्होंने अपने अलग लड़ रहे हैं, बड़ी अजब स्थिति। तो फिर ये फायदा कहाँ से होगा? मैं जैसे एक अलग तरह से देख रहा हूँ भाई साहब, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ समझौता ना करके भाई साहब लगभग आत्महत्या कर ली है मुंबई में, ऐसा मेरा मानना है। पिछली बार 31 सीटें चुन के आई थी भाई साहब, अब देखिएगा संख्या क्या हो जाएगी उनकी। वहाँ भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि बड़े तेज़ी के साथ मुस्लिम वोट जो है ना, जो वो दलित वोट उनके साथ रहेगा, मुझे लग रहा है रह सकता है। अच्छा। बौद्धिक जो सोच वाला वर्ग है वो उनके साथ रह सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक मोदी को हराने वाले मजबूत आदमी को देखेगा। वो मजबूत आदमी, वैसा मेरा मानना है। वैसा ये अब अनटेस्टेड है वैसा। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये आगे की बात बोल रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ। अनुभव के आधार पे आप बोल रहे हैं? अनुभव के आधार पे अपनी ताकत लगा के अनुमान लगा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक जहाँ कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट होगा, जो बहुत कम रह गए हैं, वहीं पर मुस्लिम वोट उसका साथ देगा। वरना मुस्लिम वोट अगर पूरी तरह उद्धव ठाकरे की तरफ सरक जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे आप क्या मानते हैं शैलेंद्र जी? मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को तो वोट देता ही है हमेशा से। उसको विकल्प मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो देखिए विकल्प तो है ना, समाजवादी पार्टी है वो भी इस बार अलग लड़ रही है, MIM है, विकल्प तो कई है। नहीं, जैसा अभी अनुराग जी ने बताया, वो मजबूत उम्मीदवार देखता है। वो जिताने से ज़्यादा ही बीजेपी को हराने पे ज़्यादा जोर देता है, और इसलिए उनका वोट कहाँ जाएगा ये वाकई टेस्टेड सही में बताया इन्होंने कि नहीं है। लेकिन इस बार वो भी निर्णायक देगा, क्योंकि आप उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की युति को कमज़ोर नहीं आंक सकते। भले बीजेपी बहुत मजबूत है और शिंदे साहब भी लगे हुए हैं साथ में, इसलिए उनकी मजबूती बनी हुई है, लेकिन इन दोनों भाई को भी आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। मुंबई में शिवसेना की पकड़ अभी भी है, उद्धव ठाकरे की पकड़ अभी भी बनी हुई है, इसलिए ये हम मुस्लिम वोट वो खींच सकते हैं, क्योंकि उनके कई बयान ऐसे आए हैं जहाँ उन्होंने सॉफ्ट अपना नीति दिखाई है, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जिस तरह से महायुति, भले महायुति में
अजीत पवार की पार्टी से मुंबई बीएमसी में वो समझौता नहीं है, साथ में नहीं लिया, लेकिन फिर भी बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, एक मजबूत चेहरा दोनों दिखाई पड़ रहा है और एक मजबूत आधार भी है और एक है। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी जो है वो उतनी न तो फायदे में दिख रही है, न तो एकजुट दिखाई पड़ रही है, उसमें विघटन दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमने चर्चा की महायुति में एनसीपी अजीत पवार को मुंबई बीएमसी चुनाव में क्यों नहीं शामिल किया गया है, जबकि वो राज्य सरकार में भी शामिल हैं और विधानसभा चुनाव में भी साथ में थे। और मुंबई किसकी होगी, ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। अगले विषय पे हम बात करेंगे कि इस पूरे चुनाव में महाविकास आघाड़ी कहाँ है, क्यों नहीं साथ में महाविकास आघाड़ी हो गई और कांग्रेस ने क्यों अपना अलग एक रास्ता अपना लिया। तब तक के देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।